वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको दोहरी गणना की समस्या एवं उसके बचाव बताइए। पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि दोहरी गणना की समस्या एवं उससे संबंधित बचाव का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन करवाऊंगा, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है और इसके मुख्य बचाव कौन कौन से हैं। तो देखिए, दोहरी गणना की समस्या का परिभाषा आप पहले देंगे किस प्रकार। पहले आप दोहरी गणना की समस्या का परिभाषा देंगे, फिर इसके दो बचाव लिखेंगे। दो बचाव में आप पहले क्या ले लिखेंगे, अंतिम उत्पाद विधि। फिर दूसरा लिखेंगे मूल्य वृद्धि विधि। दूसरा क्या लिखेंगे, मूल्य वृद्धि विधि। तो आप पहले दोहरी गणना की समस्या का परिभाषा इस प्रकार देंगे। दोहरी गणना की समस्या, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। दोहरी गणना की समस्या कब उत्पन्न होती है, जब अर्थव्यवस्था के अंदर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, जब दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक ही वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार गणना कर लिया जाता है। ये समस्या कब उत्पन्न होती है, जब एक ही वस्तु का मूल्य ना 2 बार 3 बार 4 बार काउंट कर लिया जाता है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। और दूसरा, या तो अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड्स के अंदर हम डिफरेंस करने में असफल हो जाते हैं। डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं पता कर पाते कि कौन सी वस्तु अंतिम वस्तु है और कौन सी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है। जब हम अंतिम वस्तु के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तु के मूल्यों को भी काउंट कर लेते हैं, जिसके कारण दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार लिखा कि अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में अंतर करने में असफल हो जाते हैं, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसके दो बिंदु समझाएंगे। इसके बच्चा आपको दो उपाय, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए दो विधि कौन कौन सी है, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। अब अंतिम उत्पाद विधि का परिभाषा या आप अंतिम उत्पाद विधि को आप इस प्रकार समझाएंगे कि इस विधि के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है, तो केवल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। इस विधि के अनुसार क्या करते हैं, अंतिम उत्पाद विधि क्या होता है, इस विधि के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है, तो केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को। इस विधि के अनुसार अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करना है, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि अंतिम वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुका है। हमने पढ़ा था अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर। अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन के सीमा रेखा को पार कर चुका है, अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार है। अब इसमें मूल्य वृद्धि करनी बाकी नहीं है। और मध्यवर्ती वस्तु पढ़ा था हमने कि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन के सीमा रेखा के अंदर है, अभी उसमें मूल्य वृद्धि करनी बाकी है, अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने पढ़ा था। तो यही लाइन इसमें आप लिख देंगे कि हम जानते हैं कि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन के सीमा रेखा को पार कर चुकी है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुका है, परंतु मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है। इसलिए हम अंतिम उत्पाद विधि के द्वारा मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है। मूल्य वृद्धि विधि आप कैसे समझाएंगे। मूल्य वृद्धि विधि में आप इस प्रकार लिखेंगे, इस विधि के अनुसार देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादक के सभी इकाइयों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में किया गया वृद्धि मूल्य वृद्धि विधि कहलाता है। फिर से समझिए, मूल्य वृद्धि विधि क्या है, उत्पादन के सभी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सभी साधन है उत्पादन के, इन सभी के द्वारा जितने भी वस्तु सेवाओं को निर्माण किया जाता है, उन सभी वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि किया जाता है, उन्हीं को हम मूल्य वृद्धि विधि के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप अगर आंसर देंगे तो आपको इस क्वेश्चन में नंबर कटने का कम चांस हो जाता है, नंबर बहुत ही कम
चांस होगा अगर आप इस तरह से आंसर देंगे एग्ज़ाम में। तो पहले आपने लिखा दोहरी गणना की समस्या का परिभाषा लिखा, फिर उससे बचाव के दो उपाय लिखे, अंतिम उत्पाद विधि का अंतिम उत्पाद विधि को आपने समझाया, फिर मूल्य वृद्धि विधि को आपने समझाया। तो इस प्रकार कौन नंबर काटेगा? कोई नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन जिसे हम भरण कहते हैं और वापसी जिसे क्षरण कहते हैं, वो भी पेपर में पूछ लिया जाता है। समावेशन जिसे इंजेक्शन भरण कहते हैं और वापसी जिसे क्षरण लीकेज कहते हैं। तो समावेशन को आप किस प्रकार समझाएंगे? इंजेक्शन को नाम इसका याद रखिएगा, समावेशन को हम भरण के नाम से भी जानते हैं और क्षरण को हम वापसी के भी नाम से जानते हैं। पेपर में दोनों तरह से दे सकता है, या तो वापसी दे देगा या तो क्षरण दे देगा, या फिर भरण दे देगा या फिर समावेश दे देगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। समावेशन का आप इस प्रकार परिभाषा देंगे, जैसे अर्थव्यवस्था के अंदर डाली गई मुद्रा को समावेशन या भरण कहते हैं। इससे उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। इसका पहला पॉइंट, सरकारी उपभोग व्यय, सरकारी निवेश व्यय और निर्यात इसमें शामिल किया जाता है। सरकारी उपभोग व्यय, सरकारी निवेश व्यय, सरकारी उपभोग व्यय, सरकारी निवेश व्यय और निर्यात को इसमें शामिल करते हैं। समावेश यानी कि भरण जब भी कहलाता है जब हम विदेशों से वस्तु सेवाएं विदेशों में वस्तु एवं सेवाएं बेचते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्राएं आती है। इसी के कारण हम इसे भरण कहते हैं। यही तो परिभाषा, अर्थव्यवस्था के अंदर डाली गई मुद्रा कैसे आएगी? जब हम अधिक से अधिक वस्तु सेवा उत्पादन करके बेचेंगे तो अर्थव्यवस्था के विदेशों में, तो अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा आएंगी। ठीक है, इसी को हम समावेशन या भरण कहते हैं। क्षरण लीकेज क्या होता है, जिसे हम वापसी भी कहते हैं। इसका आप परिभाषा कैसे देंगे? अर्थव्यवस्था के अंदर क्षरण का परिभाषा, अर्थव्यवस्था के अंदर से निकाली गई मुद्रा को क्षरण या वापसी कहते हैं। इसमें बचत, सरकारी कर और आयात शामिल किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय कम कर रहे हैं, अपना बचत बढ़ा दिए हैं, इसलिए वस्तु सेवाएं जो इंडस्ट्री में उत्पादन उन वस्तु और सेवाओं का डिमांड कम हो रहा है, जिसके कारण क्षरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। और विदेशों से अधिक वस्तु सेवाओं को खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो ये इनके कारण क्षरण यानी कि वापसी की समस्या उत्पन्न हो रही है। और सरकारी कर अधिक से अधिक बढ़ने पर क्षरण की समस्या उत्पन्न होती है। इसी के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर निकाली गई मुद्रा का हमने परिभाषा दिया है कि क्षरण या वापसी जब उत्पन्न होता है जब हम अपनी बचत को बढ़ा देते हैं या विदेशों से अधिक वस्तु सेवा खरीदने लगते हैं या सरकारी कर बढ़ जाती है, तब क्षरण लीकेज की समस्या उत्पन्न होती है। अगर इस प्रकार मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट अच्छा लगता है आपको, तो आप इस वीडियो को SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी प्रकार इकोनॉमिक्स से संबंधित समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उस समस्याओं का समाधान कर पाऊँ। धन्यवाद।